Good morning, you're watching Hornbill TV's Morning Pulse. Amid concerns over fuel availability, Sujata Sharma, Joint Secretary Marketing and Oil Refinery at the Ministry of Petroleum and Natural Gas, has assured that there is no shortage of crude oil in the country. She stated that all refineries are operating at peak capacity and petrol pumps across India are functioning normally. Sharma also clarified that no instances of fuel dry out have been reported anywhere. सबसे पहले क्रूड पर्याप्त मात्रा में क्रूड अवेलेबल है। सभी रिफाइनरीज हाईएस्ट कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं। हमारे पेट्रोल पंप्स नॉर्मल ऑपरेट कर रहे हैं, कहीं कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। नेचुरल गैस 100% सप्लाई टू सीएनजी एंड PNG customers is made, CNG for vehicles is made. Other important thing that we have been discussing over the past few days is request to the LPG commercial consumers wherever they can shift to PNG connections. So, next please. Yeah. So, जो भी लोग LPG से कमर्शियल PNG पर शिफ्ट होना चाहते हैं, इसके लिए वो CGD कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल के द्वारा, कस्टमर पोर्टल के द्वारा, लेटर या कॉल सेंटर के द्वारा भी। और इन सभी कंपनियों के डिटेल PNGRB वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। इस प्रेजेंटेशन में आप देख सकते हैं PNGRB का URL भी है। इसके द्वारा दे कैन कॉन्टैक्ट देयर CGD एंटिटी and wherever the network is already existing, the connection can be given in shortest possible time. इसके अलावा to promote the PNG connections, certain incentives have also been announced by some of the companies. For example, Indraprasth Gas Limited, कोई भी कंज्यूमर, डोमेस्टिक कंज्यूमर अगर 31 मार्च से पहले कनेक्शन लेता है और गैस लेना शुरू करता है तो उसको 500 रुपये का फ्री गैस देने की उन्होंने बात की है। इसी तरह महानगर गैस ने भी कुछ इंसेंटिव्स दिए हैं और सिक्योरिटी डिपॉजिट को भी वेव ऑफ करने का बात कहा है। गेल अथॉरिटी Speaking in an interview with ANI, senior Karachi-based journalist Shams Kirio said the ongoing negotiations largely focused on Iran's nuclear program have been undermined by recent developments, including alleged military actions during the dialogue process. He questioned the credibility of such talks, asking what guarantee exists that similar actions will not be repeated. Focusing on Pakistan, Kirio warned that any breakdown in negotiations could further strain the country's already fragile economy. In order that Pakistan's dependence on regional trade and oil imports makes it highly vulnerable to disruptions which could trigger inflation and economic instability. देखें, ये जो अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात हैं, ये पहले भी चल रहे थे। अमेरिका मुज़ाकरात कर रहा था ईरान से, ईरान कोऑपरेट कर रहा था उनसे, अमेरिका से न्यूक्लियर के मामले पे। लेकिन अचानक मुज़ाकरात के दौरान ही अमेरिका ने हमला कर दिया ईरान पे। अब ज़ाहिरी बात है, अब अगर मुज़ाकरात होंगे तो वो कहेगा, गारंटी कौन देगा कि कल जो है मेरे ऊपर हमला नहीं होगा ईरान। तो देखें, आखिर मुज़ाकरात में आना है, वो अमेरिका को भी आना है। ये जंग मसले का हल नहीं है। इससे बेहतर है कि पहले ही मुज़ाकरात करके आप जो है मसले को हल करते हैं, लेकिन अमेरिका ने नहीं किया। अब अगर आगे अमेरिका देखें मुज़ाकरात करना चाहता है तो उसकी यकीन दहानी उसको देनी पड़ेगी, कोई गारंटी रखना पड़ेगा ईरान के पास, जिसके बाद ईरान मानेगा कि हाँ ठीक है, ईरान भी चाहता है कि मुज़ाकरात हो, बातचीत के ज़रिए मामला हल हो। और देखें, ये मुज़ाकरात के ज़रिए ही हल होने चाहिए, जंग के ज़रिए कोई मामला हल नहीं होते। अच्छा, अगर मुज़ाकरात गिरफ्त में इस पर बैठ जाते हैं, मुज़ाकरात अगर कामयाब नहीं होते, आप क्या समझते हैं हमारे मुल्क के हालात उससे कर सकते हैं? देखिए, मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते हैं। मुज़ाकरात अगर कामयाब नहीं होते तो एक तो हमारे मुल्क की मईशत वैसे ही आप देखें कमज़ोर होती जा रही है, क्योंकि हमारा इन्हिसार हमारे पड़ोसी ममालिक पे, क्योंकि हम जो दरामद चीज़ें हैं यहाँ से बाहर भेजते हैं, हम वहाँ से मंगवाते हैं, हम पड़ोसी ममालिक से जो है ना वो करते हैं, तो हमारा कारोबार ज़ाहिरी बात है ऑयल और ये सब चीज़ों पे
तो असर पड़ेगा, पाकिस्तान पे बहुत असर पड़ेगा, अभी भी पड़ रहा है। तो इसमें मुज़ाकरात अगर नाकाम होते हैं तो पाकिस्तान पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। और ये पाकिस्तान को भी चाहिए, पाकिस्तान क्योंकि वैसे भी अमीर मुल्क है, क्योंकि ज़खायर हमारे पास बहुत हैं, लेकिन हमारे जो इन्हिसारी है, हम जो है ख़र्चे ज़्यादा करते हैं और ख़र्चे कम नहीं करते। ख़र्चे कम करते हैं, सरकार ने ऐलान किया है कि जो छोटे मुलाजिमीन हैं वो अखराजात कम करेंगे। भाई जो बड़े जो हुक्मरान हैं वो अखराजात कम करें तो पता चले ना, क्योंकि अरबों रुपए तो वहाँ खर्च हो जाते हैं। तो अगर वहाँ से ऊपर से लेवल पे अखराजात कम होंगे तो फिर कुछ न कुछ महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मौजूदा हुक्मरान जो है ना वो इस तरह कोई अमल करें, क्योंकि अभी तक जो जंग में जो नुकसान हुआ है वो आम आदमी का हुआ है। जो गरीब लोग हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं। अच्छा, अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, जो हमारे पेट्रोल की प्राइसेस जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, अगर ये पेट्रोल की और मज़ीद हाइप कर जाती है तो गरीब आदमी कहाँ जाते हो? देखिए बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, यहाँ कहत आ जाएगा। अगर पेट्रोल महंगा हो गया, गरीब आदमी खाना नहीं खा सकेगा। इतनी महंगाई हो जाएगी कि वैसे ही गुर्बत हमारे यहाँ ज़्यादा है, और ये अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ी तो और ज़्यादा हो जाएगी। जो एक वक्त की रोटी खाता था ना वो भी नहीं खा सकेगा, इतनी महंगाई हो जाएगी। क्योंकि जो डेली रोज़ाना जो मेहनत मजदूरी करने वाला आदमी है उसको वो उजरा नहीं मिलता, वो मेहनत नहीं मिलती, वो नहीं मिलती तो वो क्या करेगा बेचारा। तो वैसे भी बेरोज़गारी बहुत है पाकिस्तान में। आप देखें पाकिस्तान में इंडस्ट्री कम हो गई है, हमारे जो प्राइवेट जो कंपनियां हैं वो भी कम हो गई हैं, जो कारोबार होता था वो भी कम हो गया। अब आप एग्रीकल्चर सेक्टर को देखें, आप इतनी महंगाई हो गई है कि आप DAP यूरिया ख़रीद नहीं कर सकते। तो गंदम का रेट नहीं है, कपास का रेट नहीं है, गन्ने का रेट नहीं है, तो वो आबादगार भी क्या करेंगे। वो तो बेचारे कहते हैं कि भाई अभी हम फसल नहीं करेंगे, हम कोई बकरियां भेड़ बकरियां जो है ना रखें, कोई जानवर रखें, उससे अपना गुजारा करें। तो इस तरफ हम अभी तक जा चुके हैं, और अगर मज़ीद पेट्रोल बढ़ता है, तेल बढ़ता है, तो वो उससे भी ज़्यादा जाएंगे, और वो इतना हम नीचे चले जाएंगे कि फिर पाकिस्तान को उठने में कोई 50 साल लगेंगे। The Aam Aadmi Party staged a protest outside the Delhi Assembly over the ongoing LPG crisis. Party leader Atishi Marlena addressed the gathering, demanding government action to stabilize gas supply and control rising prices. Visuals from the scene show party workers highlighting public frustrations over fuel accessibility issues. On the protest, leader of opposition Delhi Assembly, Atishi, said that PM Modi has surrendered before America, due to which people of the country are now facing the consequences. The BJP promised during the election that it would give free cylinders on Holi and Diwali. Now it makes sense what their plan was, to make the cylinders disappear altogether so everything becomes free. Today, the people of Delhi are fed up with the BJP, she said. किया सरेंडर, नरेंद्र मोदी ने किया सरेंडर, नरेंद्र मोदी ने किया सरेंडर, नरेंद्र मोदी ने किया सरेंडर, नरेंद्र दो, गैस सिलेंडर ला कर दो, जनता है परेशान, गैस सिलेंडर ला कर दो। नरेंद्र मोदी जी जो कहते थे कि उनकी 56 इंच की छाती है, उन्होंने ट्रंप के सामने, अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया है। उनकी आवाज निकलनी बंद हो गई है और उसका खामियाजा भुगत रहे हैं दिल्ली वाले और देश वाले। आज पूरे देश में एक गैस सिलेंडर के लिए लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। आज पूरा देश ये जानना चाह रहा है
कहाँ गए 56 इंच की छाती वाले नरेंद्र मोदी जी? आज क्यों आम लोग परेशान हो रहे हैं? यही दिल्ली विधानसभा है जहां पे बीजेपी ने वादा किया था कि होली और दिवाली पे फ्री सिलेंडर देंगे। कई बारी इसकी घोषणा भी कर दी। अब इनकी तरकीब समझ में आई फ्री सिलेंडर की। सिलेंडर को गायब ही कर दो कि सब कुछ ही फ्री हो जाए, कि कुछ पैसे देने ही नहीं पड़े, सिलेंडर मिलेगा ही नहीं तो सब कुछ ही फ्री हो गया। बीजेपी वालों को सरकार चलानी नहीं आती है, चाहे नेशनल गवर्नमेंट हो जहां पे मोदी जी बिल्कुल फेल है, वो अमेरिका के आगे नतमस्तक हो गए हैं, चाहे दिल्ली में हो जहां पर रेखा गुप्ता जी 1 लाख करोड़ के बजट से एक सीढ़ी नहीं दे पाई फायर डिपार्टमेंट को, और आज दिल्ली वाले बीजेपी से परेशान हैं क्योंकि एक आम परिवार को क्या चाहिए? एक आम परिवार को बिजली चाहिए होती है जहां पावर कट हो रहे हैं, पानी चाहिए होता है जो गंदा आ रहा है, सड़कें चाहिए होती हैं जो टूटी हुई हैं, सेफ्टी चाहिए होती है जो पुलिस दे नहीं पा रही है, दवाई चाहिए होती है जो अस्पताल में मिल नहीं रही होती है, और खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर चाहिए जिसके लिए दिनों दिन लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। तो बीजेपी की सरकार बिल्कुल फेल है और इस फेलियर की वजह से ही वो हमारे विधायकों को विधानसभा में अंदर नहीं घुसने देना चाहती कि आम आदमी पार्टी के विधायक अंदर जाएंगे, आवाज उठाएंगे तो बीजेपी की पोल खुलेगी, लेकिन बीजेपी की पोल हम दिल्ली के सड़कों पे खोलते रहेंगे। Kamal Hassan's Makkal Needi Mayam has decided not to contest the upcoming election and will instead support the Dravida Munnetra Kazhagam alliance. After meeting Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin, Hassan said the party will extend strong support from outside. Calling himself a centrist, Hassan added that his cadre understands and follows his vision, expressing confidence that the alliance will emerge victorious. இது சூழல் அல்ல, இது என் உரிமை, இதில் சுயநலமே கிடையாது, இவ்வளவுதான். There is no selfishness in this. I am a neo-politicalturist. Would it weaken the alliance? Would it weaken the alliance? No, I am there with them. I'm shouldering my responsibility. My promise, as I told them, will be kept. We will support them from outside very strongly. Sir, how difficult was it to convince the cadres who have been with you for close to 30 to 40 years? They have followed me without question for 40 years. The new entrants came about 10 years back or 9 years back. They have also, not blindly, but ears open with questions and receiving answers, they have followed me. What's the centrality of this election? Centrality of this election? Tamil Nadu. So how essential is this victory for DMK, sir? DMK is a party. I believe in ideologies. Dravidam vella vendum என்பதுதான் என்னுடைய ideology. That is my ideology. And we will prevail. So will you be campaigning for the secular progressive alliance across Tamil Nadu, sir, in this? Absolutely. Absolutely. As I did last time, I will do again. Your cadre would be disappointed. Well, they are not. Ask my president. Because they know my vision, they follow my vision, and I'm a neo-politicalturist, as I told you, and we don't have 5-year plan. Minimum quarter century of planning is required for a vision and an ideology. We are centrists. We know. We won't lean. Thank you. Reacting to Prime Minister Modi's becoming the longest serving head of government in the country, BJP MP Ravi Kishan praised him as a spotless leader whose global stature has grown through dedicated service to the nation. Kishan said that under Modi's leadership, India has undergone significant transformation, adding that the country is proud of his achievements. To remarks by West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee, Kishan urged her to witness the ground reality, claiming that people across the country want to vote for PM Modi. प्रधानमंत्री जी सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग लीडर का खिताब उनको मिला है। ऐतिहासिक, उसके साथ निस्वार्थ और कोई दाग नहीं। सबसे बड़ी बात वो है, ये होती है जब आप निस्वार्थ सेवा, राष्ट्र सर्वोपरि का आप दिल में जज्बा रखते हैं, तो विश्व में भी आपकी ख्याति बढ़ती है, देश भी कल्याण कर रहा है। और बहुत मैं उनके अंडर काम करता एज ए पार्लियामेंट्रियन,
मेरा सौभाग्य है कि हमको ऐसे नेता, ऐसे प्रधानमंत्री मिले, इस 140 करोड़ की आवाम को ऐसे प्रधानमंत्री मिले। फक्र करते हैं सब। उन्होंने आज बदल दिया इस भारत को। ये भारत 2014 के बाद में जिस रूप को धारण किया है, जिस स्वरूप को धारण किया है, ऐतिहासिक है। मतलब अद्भुत कहल जाएगा, अद्भुतम कहल जाए कि अद्भुतास कहल जाए, का कहीं हर हर महादेव कहा। बस यह बात बा बहुत प्रसन्न है कि हमनी के ऐसे प्रधानमंत्री भेटे ना, जैसा पर गर्व होता भाजपा के, एनडीए सरकार के, भारत के। बीजेपी ने फंड किया है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा ममता दीदी से, आपके माध्यम से, और बड़े सम्मान से, उनका बड़ा सम्मान करते हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं, मुख्यमंत्री रही हैं इतने साल। कृपया दीदी इस बार आप जमीन पर जाके हकीकत देखें। इस बार जमीन पर हकीकत देखें, अब शॉक्ड हो जाएंगी। भाजपा आ रही है, हर आदमी मोदी जी को वोट देने जा रहा है, बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। दीदी हो गया, अभी मोदी आशपो तुम ही जाशपो, क्या कहा जाएगा। जो आरोप लगा रहे कि आप लोग फंडिंग कर रहे हैं, अरे वो अब तो कुछ नहीं, जब हार की खबर आने लगती है, देखिए उनकी भी LIU है, उनको भी अंदर से उनके भी इंटेलिजेंस ने बताया होगा कि माहौल, वो प्रधानमंत्री की सभा ने ही करंट बता दिया था, जो एक ऐतिहासिक सभा हुई थी, उसी में तय हो गया था कि दीदी जा रही हैं। On Kerala elections, Congress MP Shashi Tharoor said the real contest is between UDF and LDF and added that they have good and experienced candidates as well as some fresh faces, and together they are going to bring about change. People are tired of 10 years of misgovernance by the LDF, and the BJP is not the answer because they don't have the capacity. The answer lies in overthrowing the LDF, he added. I am very optimistic. Don't forget that the BJP is a zero-seat party in Kerala. The real contest is between the LDF and the UDF. As far as we're concerned, we have good candidates, experienced candidates, as well as some fresh faces. Together, we are going to bring about a change. People are tired of 10 years of misgovernance by the LDF, and the BJP is not the answer because they don't have the capacity. They have basically got 0 seats in the assembly, and if they can take it to 1 or 2 or 3, they're going to be going around claiming a big victory. That is not going to be an answer. The answer lies in overthrowing the LDF with a new, democratically elected, positive-minded UDF government which has a vision for a better Kerala. That's my message. CPM is saying that BJP and the Congress are B team, and the Congress saying that CPM and the BJP are B team. How do you encounter this? Look, I mean, frankly, this is all a bit silly because the truth is we want to win. It's as simple as that. We have no interest in being anybody else's B team because we are the A team in Kerala. As far as the left is concerned, however, there are widespread indications they have some sort of understanding with the BJP because both sides don't want to see the Congress come to power. So there is a feeling that in some constituencies where the BJP knows they can't win, they will toss their votes to the LDF in order to block a Congress victory. And maybe in 2 or 3 seats, the LDF might even help the BJP. We've seen this happen before. So all I can say to you is let them play their B team games. We are not interested in whatever deals they want to do. Our deal is with the people of Kerala. We want to ensure that the people of Kerala know that their interests will be safe with us. How do you see the women reservation bill implementation? There is a lot of conflict right now going on. Look, I've been a strong supporter of the women's reservation bill because in politics it's been very difficult for women to get the kind of breakthrough they deserve. Even in this election, no party has given women a significant percentage of the seats. We have only 10%, BJP has 11 or 12%. We're not looking at very significant numbers of women in a state where women are a majority. So I think what we need to do is have a reservation bill so that we can give women some guaranteed opportunities to actually be effective representatives of the people. Some of the leaders from the Congress are very upset because of your statement. It's sometimes pro-BJP, like your statement about... I've never made a pro-BJP statement. I've made a pro-India statement on issues of foreign policy. But I'm not a BJP person. Everyone knows that. I've been a strong critic of the BJP, particularly on issues of communalism, which frankly I believe is against the interests of the country. So there's nothing to do with any political party. But as a responsible citizen of India, I often speak of the national interest. And I think it's entirely appropriate for us to have different views on how to achieve the national interest. And I respect those who disagree with me, but I will say my view when the time is appropriate. Rahul is saying foreign policy is not a foreign policy, it's a PM personal foreign policy. Well, right now, sorry to say that things are not looking so good. Now, it's a bit embarrassing for all of us. One of the reasons that I supported the government's restraint
and silence on this Iran war was because I hoped that the government would use this to create a space for peacemaking and be a leading voice for peace, as the Prime Minister has often said India should be. But ironically, we see that it is Pakistan, apparently, that is leading the effort with Turkey and Egypt to do mediation. So obviously I can't be happy about that. I don't think that's particularly to the credit of our foreign policy. Sir, as per the sources, Congress party just now got a vacate notice from the State Department that 24 Akbar Road and also the 5 Raisina Road should be vacated and asked to be vacated by 28th of March. I think the Congress party has gone to court on that. Let us see what the courts decide. As far as I know, the matter is not yet settled. Raju Chandrasekhar affidavit has approved. Now the CPM, the Congress party is ready to be asked the question. Look, there are various irregularities in that gentleman's claims. We've seen this already last time as well in the 2024 Lok Sabha election. All we can say is we are very happy to face them and defeat them politically. So I think that we will obviously point this out. It's then up to the Election Commission if they want to take any action. But we will defeat them politically. Also, Vijayan has said that Congress party and the workers strongly say that pay some money and also buy some position of the candidate. Pay the money and and you can vote the position of the candidate. I'm not aware of this. I've never paid any money or received any money, so I don't know. I've never heard this before. Sir, how many seats are you expecting in Kerala? I think 85 to 100 is quite possible. Lastly, the Supreme Court also has asked and ruled about the person who's following Hinduism, Sikhism and other like Buddhism who can be under of ST protection, but who are following other religion can't be, I saw that ruling. That is something that will disappoint particularly our Dalit Christian community, because unfortunately for them discrimination did not cease upon becoming Christians. But it's a difficult issue. The court has taken a stand and we have to respect the court judgment. PM is coming to Kerala soon. Do you believe that BJP will get a good vote bank this time? You see, when the PM campaigns for the Lok Sabha, it has an impact because there are many who wanted him to win in Delhi and rule in Delhi. But here, he's not going to come and rule in Thiruvananthapuram. So his impact is going to be very modest. He may be an effective campaigner, but ultimately the issue is who is going to run the state? Who is going to be the Kerala government? That was all for this hour's bulletin. For more news and updates, stay tuned to Hornbill TV.